नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और कोरोना से जो जंग है उसका हमने आज जो टाइटल दिया है भगवान भरोसे। मैंने इसलिए दिया कि एक स्थिति जो बन रही है इस समय देश में वो बड़ी विचित्र सी है। नंबर ऑफ कोरोना के जो कोविड के केसेस हैं या कोरोना के केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पे दोनों राजधानियों में, एक आर्थिक राजधानी में और एक राजनीतिक राजधानी में, दिल्ली और मुंबई में बेतहाशा नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल पूरी कंट्री में भी बहुत नंबर बढ़ रहे हैं। मुंबई या महाराष्ट्र कहें आके, महाराष्ट्र ने अकेले चीन को पीछे छोड़ दिया है। स्थिति ये है और ये उस समय हो रहा है जब हम लॉकडाउन अनलॉक 1 की तैयारी कर रहे हैं। आज उसका औपचारिक दिन था और हमने जब उसकी कोशिश की तो नंबर के और विचित्र आंकड़े हमारे सामने खड़े हैं। एक एक दिन में 10-10 हज़ार नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप टेस्टिंग करके नंबर बढ़ रहे हैं या वैसे बढ़ रहे हैं, इशू ये बिल्कुल नहीं। इशू ये है कि उस लॉकडाउन के दौरान उस पिछले 3 महीने जो 2.5-3 महीने हमने किए उसमें हमने क्या तैयारी की। क्योंकि आज चारों तरफ रोना इस बात का है कि मेरे पास बेड नहीं है, मैं सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करूंगा। मुंबई के वीडियोस आपने अपने अपने व्हाट्सएप में देखे होंगे, क्या बुरी स्थिति है। एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत विचित्र स्थिति है। तो आज का मुद्दा यही है कि तैयारी के नाम पे हम शिफर हैं और हमने इतने दिन तक लॉकडाउन चलाया। इसमें सभी सरकारें शामिल हैं, इर्रिस्पेक्टिव, कोई पॉलिटिकल इसमें वो नहीं है कि खास एक दल है। लेकिन बातचीत चूंकि दिल्ली और मुंबई की इसलिए क्योंकि दोनों कैपिटल हैं और एक फाइनेंशियल कैपिटल है और एक पॉलिटिकल कैपिटल। सबसे ज़्यादा देश में रिसोर्सेज इनके पास हैं, सबसे ज़्यादा इनके पास संसाधन है। उसके बावजूद अगर वहाँ की स्थिति है और वहाँ के लोग परेशान हैं तो ये चर्चा बनती है कि आखिर हमारी क्या तैयारी है। हम किस बात का ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हमने ऐप बना दिया, हम 9,000 बेड ले आए। कहीं कुछ नहीं है। सच्चाई, ज़मीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सैयद जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सौरभ भारद्वाज जी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं। अलका लांबा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शैलेश पांडे जी हैं, शिवसेना के नेता हैं मुंबई से। और अभय दुबे जी हैं, CSDS के प्रोफेसर। साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे ये कह देना चाहता हूं कि एक दूसरे के खिलाफ कोई निजी टिप्पणी नहीं होगी। ये एकदम स्पष्ट है मेरा इस चर्चा का, इसका रूल कह सकते हैं आप। और दूसरा, जब एक आदमी अपनी बात पूरी कर ले तब आप बात रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लोग सुनेंगे और आपको पूरा मौका है, पूरा समय है आपके पास कि आप तीखी टिप्पणी करें, जैसे भी चाहे करें, लेकिन सुन के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरा जो रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे जवाब देंगे तो हम ज़्यादा बात कर पाएंगे रादर कि एक चुनावी भाषण देने के। शुरुआत में आपसे करूँगा सौरभ भारद्वाज जी, क्योंकि मैंने कहा कि 2 राजधानियों को आप अगर पूरे प्रोटोटाइप मान ले पूरे देश का तो वहीं से कहानी शुरू होती है। सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली की स्थिति काफ़ी ख़राब है। दिन प्रतिदिन वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और तरह तरह की कहानियाँ निकल के आती हैं कि किसी को बेड नहीं मिल रहा है, जबकि आपका जो ऐप है उसमें बहुत सारे आपको खाली दिखेंगे कि इसमें बेड भी खाली, वेंटिलेटर भी खाली हैं, फिर भी लोग परेशान हैं। और उसके ऊपर सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। क्यों, क्या तैयारी है आपकी? जी, मैं आपको ये जो ऐप से और बेड से जुड़ा हुआ मामला है, आप इसको एक पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। हर राज्य के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके हालात जो हैं वो सब लोगों के सामने हैं, चाहे वो गुजरात में अहमदाबाद हो, चेन्नई हो, बॉम्बे हो, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेड्स की मनमानी करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बेड्स। सौरभ जी, मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं, पता चले, क्योंकि सौरभ जी आपकी वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं दोबारा आता हूं, आपका वीडियो ठीक करा देता हूं, जरा वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ है। शैलेश पांडे जी आपके पास आता हूं, चूंकि महाराष्ट्र का मामला मुंबई का है। दावे बड़े बड़े किए गए सरकार की तरफ से कि हमने कितने सारे बेड बना लिए हैं, हाई कोर्ट में हलफनामा भी दे आए, लेकिन सच्चाई तो वैसी नहीं है। लोग परेशान हैं और केसेस अकेले मुंबई में अगर आप देखिए तो किस तरीके से बढ़े हुए हैं वो किसी से छिपा नहीं है। 48,000 का नंबर पहुंच चुका है। तो आप लोगों ने उस लॉकडाउन के दौरान क्या तैयारी की? जो रोज आप दावा करते थे कि इतने बेड लगा रहे हैं, इतने बेड लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? मैं आपको वीडियो दिखाऊं, एक एक बेड में 2-2 लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए नीरज जी, मुंबई की जो हालात आप बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमको वस्तु स्थिति से समझना पड़ेगा। मुंबई जो है वो एक सघन जनसंख्या क्षेत्र वाला इलाका है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी वहां पर है।
सघन बस्ती का इलाका है। इसका एक कारण है जो कोरोना के केसेस वहां बढ़े हैं। दूसरा कारण जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण वहां पे जो पूरे अलग अलग देशों से लोग लाए गए मुंबई में, वो एक दूसरा कारण होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार ने मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ही संयम और कर्तव्यनिष्ठ काम किया है। अनेक हॉस्पिटल की वहां व्यवस्था कराई, क्वारंटाइन सेंटर चाहे बीकेसी का हो चाहे गोरेगांव का हो, अभी दहीसर चेक नाके पे तैयार हो रहा है बड़ा, अलग अलग जगहों पे क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई, भोजन वितरण केंद्र की व्यवस्था की गई, हॉस्पिटलों में भी अलग अलग तरह के अनुसंधान चल रहे। आपने देखा भी होगा पूना में भी एक अनुसंधान वैक्सीन का अनुसंधान काम कर रहा है। पांडे जी, आप और कहाँ अगर- निकल गए? रुकिए 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 रुकिए, ये कहाँ वैक्सीन पे चले गए आप? वैक्सीन का सवाल मैंने पूछा क्या आपसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो लॉकडाउन 75 दिन चला उस दौरान आपने क्या तैयारी की? स्क्रीन सामने है, नंबर ऑफ बेड सामने है और कितने खाली वो आपके सामने है। आप इस पे जवाब दीजिए। वैक्सीन पे मत जाइए, वैक्सीन 1 साल नहीं बनेगी। नहीं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, और मैं आपको आपके चैनल पे दावे से कहता हूं, नहीं तो सरकार देखिए, बना रही क्या वैक्सीन? तो सरकार की बातें मुंबई क्यों ने कर रहे हैं? हमेशा देश को एक दिशा देने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर, यहाँ पर अनुसंधान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे और कोरोना के लिए खुशखबरी हम पूरे देश को देंगे जल्दी। अच्छा, जिस पर काम शुरू अब हुआ मुझे है ये पूरा। बताइए, मुंबई में कौन वहाँ तक अनुसंधान मुंबई कर रहा का है, है? नीरज जी। मुंबई में मुंबई। वैक्सीन में अनुसंधान कौन कर रहा है? मुझे बताइए जरा आप, कौन सा संस्थान है जो अनुसंधान कर रहा है वैक्सीन पे? जहां नीरज जी, जहां तक मुंबई का विषय आपने कहा, मुंबई में भी आपने देखा होगा आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री जी, जो भी नए हॉस्पिटल्स वहां पे बनाए गए हैं, नए नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इसीलिए एक एक बेड में 2-2 लोग पड़े हुए हैं। इसीलिए एक बेड में 2 लोग पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, आप वो मृत्यु दर कम हुई है। 7 दिनों में एक भी मृत्यु धारावी की झोपड़पट्टी में नहीं हुआ है। ये यश है महाराष्ट्र शैलेश सरकार का। पांडे ये जी, यश है मुंबई के डॉक्टरों का। शैलेश ये पांडे यश है जी, महाविकास आघाड़ी का। शैलेश उसके पांडे साथ जी, ही आप क्रेडिट आप अगर डॉक्टरों का मत लीजिए। मृत्यु दर नंबर देखते 1 हैं, सुनिए सुनिए, तो मुंबई महाराष्ट्र नहीं नहीं, मैं ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ज्यादा है। मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब नहीं देंगे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। ये क्या आप मुझे कहानी सुना रहे हैं? तो जो क्या टेस्टिंग, कहानी सुना रहे हैं आप? टेस्टिंग हो रही है, तैयारी आप कुछ नहीं अभी है तक और आप पता नहीं 5 वैक्सीन और लाख डॉक्टर और क्रेडिट और धारावी मुझे समझा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में भी है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रदेश है जहां पर सौरभ जी से मेरा नहीं कनेक्शन हुआ हुआ। ये। ठीक है, अब आपका जवाब हो गया। सौरभ जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी, वीडियो खराब था, कंटिन्यू करें प्लीज। सॉरी मेरे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत बार-बार नहीं, स्क्रीन अब एकदम लॉक हो परफेक्ट गया। है जी। मैं ये बता रहा था, जी जिस तरह से आपसे पुराने केस की बता रहे थे कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, ये वो जगह है जहाँ पे पेशेंट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस हिसाब से बेड्स की जरूरत भी पड़ रही है। आज की तारीख में भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो 2 बड़े हॉस्पिटल है, LNJP हॉस्पिटल और GTB हॉस्पिटल, उनमें करीब 2000 से ज्यादा बेड्स आज भी मौजूद है। जो ऐप की प्रॉब्लम हुई उसके पीछे कुछ इंटरेस्ट है। देखिए क्या है कि बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल्स में एडमिशन तब लिया जा रहा है जब आप 15 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, 6 लाख रुपए जमा करा रहे हैं और मन माने पैसे लिए जा रहे हैं अस्पतालों पर। तो जब ये ऐप, देखिए ऐप बनाना एक बहुत छोटा सा काम है, आजकल तो कॉलेज के बच्चे बना लेते हैं, मगर इतने सारे राज्यों में ये ऐप दिल्ली में बना, इसलिए बना क्योंकि हम चाहते थे ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही है कि जो पैसा देगा उसका इलाज होगा, जो 15 लाख रुपए देगा उसका इलाज होगा, वो खत्म हो। तो जब हमने ये सारे हॉस्पिटल का डेटा ऐप पे डालना शुरू किया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ जगहों पे इसका विरोध था, वो नहीं चाहते कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आए। कुछ लोगों ने डेटा डाला, कुछ लोगों ने डेटा नहीं डाला। तो आज जो है धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। हर प्राइवेट हॉस्पिटल को इस ऐप का एक्सेस दिया गया, उन्हीं को कहा गया कि आप ही डाल दीजिए कि आपके पास कितने बेड्स खाली हैं, कितने बेड्स भरे हैं। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने। सौरभ जी, अब ये बीमारी सिर्फ अमीरों की नहीं है कि 15 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कोई लेगा। आपने देखा होगा ना प्राइवेट हॉस्पिटल की, मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि क्या क्या पैकेजेस चल रहे हैं। मिनिमम 80,000 पर डे का पैकेज है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रोकिए। गरीब आदमी 80,000 रुपए पर डे कहां से देगा? आपने उसको रोका क्यों नहीं? पांडे, इसीलिए तो ये देखिए क्या हो क्या रहा है
ये अनाप शनाप पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। हो क्या रहा है, जो पैसे देने के लिए तैयार होता है उसको एडमिशन देते हैं, जो नहीं दे पैसा देना चाहता उसको कहते हैं हमारे पास बेड नहीं। जब ये पारदर्शिता आ जाती है कि ऐप के ऊपर आप बेड दिखा रहे हो, तो आप फिर किसी को ये कह के डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने 6 लाख रुपए नहीं दिए इसलिए बेड नहीं दूंगा। इसीलिए इस ऐप का और इस ट्रांसपेरेंसी का विरोध भी हो रहा है। धीरे धीरे जो है अब नहीं सौरभ जी हर प्राइवेट हॉस्पिटल। सौरभ जी थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आने के बाद लोग जाके कहेंगे कि बेड खाली मुझे क्यों नहीं दे रहे, सर ये सही नहीं है। सही ये है कि मेरे पास इस मोबाइल में अस्पतालों के मेनू कार्ड रखे हुए हैं, उसमें ये चॉइस ही नहीं है आपके पास कि बेड खाली पड़ा इसलिए मुझे दे दीजिए, क्योंकि ऐप में मैंने देखा है तय है कि आप लाख रुपए पर डे देंगे तो ही एडमिशन दूंगा मैं आपको। ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप उसको रोकते हो, शैलेश पांडे जी की भी जिम्मेदारी थी कि महाराष्ट्र सरकार रोकती, लेकिन किसी ने नहीं रोका। ये मैं कह रहा हूं कि 75 दिन में क्या तैयारी की आप लोगों ने? नहीं, आप इस बात को समझिए कि इन अस्पतालों को एक शेड्यूल दिया गया है कि कितने पैसे ये चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने कैपिंग नहीं किया, शेड्यूल दिया है और उस शेड्यूल के हिसाब से भी ये लोग चार्जेस नहीं ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं। और उस चीज को छिपाने के लिए तरीका ये होता है, जो पैसे नहीं दे रहा होता उसको ये कह देंगे कि भाई हमारे पास बेड नहीं है आपके लिए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? वो आपको ये कह के डिनाई नहीं करेगा कि नहीं तुम पैसे नहीं दे रहे इसलिए तुमको बेड नहीं दे रहा। वो कहेगा मेरे पास बेड नहीं है भाई साहब, आपने जब फोन किया था तब था, अब नहीं है। मगर जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो वो पैसे की बात को रख के उसको डिनाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐप की प्रॉब्लम और यही कारण है। ये ऐप ठीक है मैं इस थोड़ा यहाँ पे विराम दे रहा हूँ। क्या आपका ऐप बने हुए 4-5 दिन नहीं हो गए? उसके बाद क्या लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लेने बंद कर दिए? आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई सरोज अस्पताल जाएगा तो उससे 3 लाख रुपए पर डे का वेंटिलेटर वाला कमरा नहीं मांगा जाएगा? आप दावा करते हैं ये? बोलिए, नेशनल चैनल पे आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज भी कई अस्पतालों का, जैसे एक सरोज हॉस्पिटल था, उसका एक हमारे पास व्हाट्सएप आया कि उन्होंने मेन्यू कार्ड के रूप में ये दिया हुआ है। तुरंत आज कार्रवाई हुई और उनकी तरफ से पूरा का पूरा अपना रेट आया कि नहीं हम 3,333 रुपए पर डे के हिसाब से ले रहे हैं। कई और अस्पतालों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। पर 3 दिन पहले एक अस्पताल के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। कई अस्पतालों को देखिए, अभी समस्या सिर्फ इतनी है कि हम अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल करने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अस्पतालों को स्टेक होल्डर बना के हम चाह रहे हैं कि एक काम जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। मगर मुख्यमंत्री ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ जी एक छोटा सवाल और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक छोटा सवाल और पूछ लेता हूं, उसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ये एक कल बैठक होने वाली है आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसमें क्या होने वाला है? आप देखिए, मेरे को इस बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर इतना मालूम है मुझे कि इसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, LG हैं, चुनी हुई सरकार है, डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड के जो सचिव होते हैं वो होंगे, कमिश्नर पुलिस होंगे। ये सब बैठ के मुझे लगता है स्थिति का पूरा आकलन करते हैं और उस हिसाब से आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से काफी बातचीत हो गई, मैं जरा कांग्रेस और बीजेपी के पास जाता हूँ, फिर अपने पत्रकार दोस्तों के पास। जफर इस्लाम जी, सवाल आपसे भी वही है, तैयारी कुछ नहीं है, अनलॉक 1 कर दिया हमने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोल दिए पूजा के स्थल, भाई क्यों? आपको नहीं लगता उससे कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा? देखिए नीरज जी, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है और आज फिर वही दोहरा रहा हूँ। लॉकडाउन का जो मकसद था वो पूरा हो गया। लॉकडाउन को आप ऐसा न समझ मत बैठिए कि जिंदगी भर लॉकडाउन में रहना है। लॉकडाउन एक मिनिमम पीरियड के लिए था और उसका पर्पस था, जो सवाल आपने पूछा अभी दिल्ली के प्रवक्ता से, दिल्ली गवर्नमेंट के प्रवक्ता से, वो सवाल सही था कि 75 दिनों में इन्होंने क्या किया। देखिए, लॉकडाउन उस वक्त 3 वजह से, फिर से दोहरा रहा हूँ कि उस वक्त एक अननोन एंटिटी से, आप अननोन वायरस से डील कर रहे थे। आज उसके बारे में एटलीस्ट कुछ जानकारी दुनिया को और हिंदुस्तान को भी जानकारी है। दूसरी बात कि आपके पास सफिशिएंट टाइम मिला आपको कि आप उसको स्प्रेड फर्दर ना कर पाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, ताकि आप पेशेंट को सुविधा जो प्रोवाइड करनी है वो कर पाए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपके पास जो भी कमियां थी उसको दूर करने का समय था आपके पास, लेकिन लोगों ने नहीं किया। और जो टेस्टिंग जो उस वक्त जो आप इस तरह से मत नंबर देखिए कभी बढ़ रहा है, उस वक्त कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, इसलिए इससे पता नहीं था। जब टेस्टिंग हुआ तो नंबर का भी बढ़ना स्वाभाविक है। तो उस वक्त कोई टेस्टिंग नहीं था। अगर आप ठीक से देखें तो टेस्टिंग के साथ साथ नंबर भी बढ़े। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो मुख्यमंत्री ये क्लेम करता हो
कि भाई हमारे पास इतने सारे बेड है, ये है, वो है, हम दिल्ली वालों से एक सुझाव ले रहे हैं 5 दिन के बाद, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सब झूठ था। हकीकत ये था कि आज 3,150 बेड होने, जबकि 3,150 बेड था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ का सहारा लेके लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये सोच नहीं रहे थे कि कभी पेशेंट आएगा तो कैसे डील करेंगे। हकीकत में उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की थी, कहा सैलरी नहीं देंगे। ये जफर साहब देखिए, ये आपके ऊपर भी लागू होता है। आप अभी फिर से एक मिनट, आपने लोगों को नहीं रोका तो मुझे भी पूरी बात करने दिए। मैंने कहा था छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। हाँ, फिर से एक राजनीति। अरे भाई ओपनिंग रिमार्क्स तो दीजिए, उनको तो 15 मिनट उन्हीं को दे दिया आपने। आप फिर से राजनीति कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट के लोगों को नहीं देंगे, सहानुभूति जीतना चाहते हैं दिल्ली के लोगों की। हकीकत है कि ये देश में भी किसी तरह से हर जगह पर वो बंटवारा करवाना चाहते हैं, वही नीति नियत इनकी है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी मरीज है, चाहे जिस अस्पताल में जाए, उसको पूरा इलाज मिले। जी, मैं हमारी कोशिश है। जफर भाई हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया है। बहुत सारे राज्य बीजेपी रूल्ड हैं, वहां की भी तैयारियों को आप जरा मन में सोचिएगा, फिर आपसे पूछूंगा जवाब दे दीजिएगा। आप दूसरों को कह रहे हैं कि आप बाकी जगह क्या तैयारी, किसी ने तैयारी नहीं की। मैं तो इसलिए करूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, सर कोई तैयारी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि बहुत तैयारी हमने कर रखी थी 75 दिन, इसीलिए था कि तैयारी हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार हुआ, खाली बातें हम लोगों ने की हैं। अलका लांबा जी के पास चलते हैं। आता हूं सर आपके पास। अरे तो गुजरात का आंकड़ा देखिए ना सर, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अलका लांबा जी, दिल्ली की स्थिति, आप तो दिल्ली में रहती हैं और अच्छे से समझती हैं उसको। परिस्थितियां वहां काफी गंभीर हो चुकी हैं। पहले लग रहा था कि शायद दिल्ली में कंट्रोल, लेकिन अब तो वहां टेस्ट भी नहीं हो रहे, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक का जब आप टेस्ट करेंगे तो और मुश्किल बढ़ेगी। देखिए, इनका तर्क क्या है, टेस्ट कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है, टेस्ट छोड़ दीजिए उससे क्या होगा, नहीं बढ़ेंगे क्या? तो ये कैसा तर्क दिया है? और सौरभ भारद्वाज विधायक है, पूर्व मंत्री रहे, विधायक है तीसरी बार। आपने इनसे पूछा दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं विधायक नहीं हूँ, मेरे पास जानकारी है। अभी एलजी ने ट्वीट किया है, ट्वीट ही नहीं किया, वो चेयरमैन है दिल्ली मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। उन्होंने साफ दिल्ली सरकार के इस फरमान को जो दिल्ली के ऊपर थोप दिया गया है कि आप दिल्ली के अस्पतालों को निजी और दिल्ली सरकार के अस्पतालों को मात्र दिल्ली के लोगों के लिए रखेंगे, इस फरमान को एलजी ने पलट दिया है। लोग कोर्ट चले गए हैं, पीआईएल डाल दिया है। ये कैसे तालमेल से 70 दिन इन्होंने लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में काम किया था? कुछ बता सकते हैं? मैं नहीं कहूंगी, इनसे पूछिएगा क्या डॉक्टर महेश वर्मा और 5 अन्य डॉक्टरों के साथ कमेटी का गठन केजरीवाल दिल्ली सरकार ने नहीं किया? उन्होंने किया। कब किया था? मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, अभी जून में 2 जून को किया है। और 7 जून को रिपोर्ट आती है जो उनका अपना उन्होंने जांच करके बताया। उन्होंने कहा है हालात और बदतर होने जा रहे हैं। आपको 15 जुलाई तक 45,000 अस्पतालों में बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी। इनसे पूछिए कितनी तैयारी है? 10,000 कह रहे हैं और अभी 4,000 भी इनके अवेलेबल नहीं है। उसमें से वो कहते हैं कि इनमें से 45,000 बिस्तरों में से 20% वेंटिलेटर वाले बिस्तर चाहिए। उसकी तादाद कितनी है? 10,000। इनके पास वेंटिलेटर कितने हैं? आज 400 के करीब है। क्या किया 70 दिन? मात्र विज्ञापन, प्रचार, अपना सिर्फ वाहवाही, रोज टीवी पर आना। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद इसकी चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं कि वो बिल्कुल जो कोरोना टेस्ट उनका होने जा रहा है वो नेगेटिव आए। लेकिन आप हालात देख रहे हैं कि आपने सर्वे करवाए, दिल्ली के लोगों को उलझा दिया, बॉर्डर सील करूं कि नहीं करूं, फिर उसके बाद 7 लाख उससे ऊपर लोग सर्वे में हिस्सा कहते हैं, बताते हैं, लिया है। और उन्होंने साफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार को मना कर दिया कि मानवीय आधार पर आपदा जब आती है ऐसे समय पर दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दरवाजे मानवीय आधार पर खोल दिए जाते हैं। मरते हुए को बचाना होता है। तो लोगों ने इन्हें नकार दिया। तब इन्होंने क्या किया? अब हाथ पैर फूलने लग गए कि दिल्ली के लोगों ने सर्वे में दिल्ली की बॉर्डर सीमाओं को सील करने से मना किया। अब इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों को सील करना शुरू कर दिया बाहर के लोगों के लिए कि बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आकर इलाज नहीं करेगा। तो मैं आपको साफ कह रही हूँ, ये पूरी तरह से ऐप कह रहे हैं, ऐप का विरोध हो रहा है। माफी चाहूंगी, किसी ने ऐप का विरोध नहीं किया। आपका ऐप फेल हो गया पूरी तरह से। आपने उसका ठिकाना निजी अस्पतालों के सर पर फोड़ना शुरू कर दिया। निजी अस्पताल मात्र दिल्ली में तो नहीं है, पूरे देश में है। तो आप ही को दिक्कत क्यों आ रही है? और जिस अस्पताल के खिलाफ इन्होंने एफआईआर कराई है, इन्हें बता दीजिएगा एफआईआर के बाद उसकी जांच में यह पाया गया है कि उस अस्पताल के 82% बिस्तर जो कोरोना वायरस के लिए रिजर्व थे वो भरे हुए थे, मात्र कुछ प्रतिशत खाली थे। यानी अलका जी, लेकिन इनके अपने अस्पतालों के बिस्तर खाली पड़े हैं। जी अलका जी,
मेरे पत्रकार जो दोस्त हैं उनसे बातचीत कर लें। हर्षवर्धन त्रिपाठी और अभय दुबे जी। हर्षवर्धन, आज पहले आपसे बात करते हैं। ये जो परिस्थिति है, मैं यहाँ पे इसीलिए बार बार अपने सेंटेंस में दोहरा रहा हूँ कि सभी जगह की स्थिति यही लगभग है। दो सबसे बड़े जो वर्स्ट एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो दोनों बहुत प्रमुख शहर हमारे कैपिटल्स हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं क्या अनलॉक 1 पे पीक पे आकर के? मैं इसलिए ये बात कई शो में उठा चुका हूँ कि देखिए, जिस समय आप इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, उस समय आपके केसेस बहुत बुरी तरह बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए क्या स्थिति है, मुंबई में आप देखिए क्या स्थिति है, और जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो आपको एक बेड की जरूरत पड़ेगी, और एक नहीं हो सकता 4 की पड़े, क्योंकि उसके घर में भी आप टेस्ट करेंगे। तो ये जो तैयारी थी हमारी थी नहीं। तैयारी होती तो मैं कैसे मान लूं कि मुंबई में एक बेड में 2 लोग शेयर कर रहे हैं, दिल्ली में बेड नहीं है, इसलिए आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम सिर्फ दिल्ली वालों को ट्रीटमेंट करेंगे, जबकि बेड 40 खाली पड़े हैं। और जो सो कॉल्ड कमेटी बताई जा रही है वर्मा जी की, जहां वो कह रहे हैं 45,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, तो कहां तैयारी है हमारी? तो अनलॉक 1 तो फेल होना तय है। नीरज जी, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि कितनी भी बड़ी से बड़ी महामारी हो, कितनी भी बड़ी आपदा हो, राजनीतिक पक्ष इतना हावी हो जाता है कि हम सही तरीके से उसको देख नहीं पाते। और मैं ईमानदारी से कहूं, चूंकि आपने अपने जब आप शुरुआती आपने टिप्पणी की थी तो एक लाइन की बात कही, मूल वहां है कि दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा संसाधन है। आप दिल्ली में बैठे, मैं नोएडा में बैठा हुआ। देश में ज़्यादातर लोग जब कहीं से भी कुछ होता है तो कहते हैं दिल्ली चलो या बंबई चलो। और अगर हम सब की मान लें तो 5 राज्य छोड़ दें, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली, और उसमें शायद राजस्थान हो जाएगा 5वां। 5 राज्य छोड़ दें और 10 शहर छोड़ दें तो इस देश की 65% समस्या दूर है चाइनीज वायरस के मामले में। और ये जब मैं कह रहा हूं तो इसको जरा आप ध्यान से सोचिए कि सच बात यह है कि जो लॉकडाउन था वो बिल्कुल सही था, जो अनलॉक हुआ है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। दुनिया भर में ये विकल्प कहीं नहीं है। आप बंद किए रहेंगे, वो बेचारा गरीब मर जाएगा, उसके पास खाने को नहीं है, इंडस्ट्री टूट जाएगी, किसी के पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि जिस समय हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, उस समय दुर्भाग्य से, मैं इसको बड़ा शर्मनाक मानता हूं कि देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री वो अपनी इमेज मेकओवर भर में लगे थे। और मैं ईमानदारी से कहूं कि मुझे वो बहुत बुरा लगा था जब आनंद विहार पर वो भीड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद अरविंद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे लगा, मुझे वो शब्द याद है कि आज नहीं 100 मरीज हो जाएंगे तो हमारी तैयारी, 200 मरीज हो जाएंगे तो हमारी तैयारी, 1000 हो जाएंगे तो हमारी तैयारी इतनी हो चुकी है। जब वो बोल रहे थे, और वो कब की है, बहुत पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूं, उसको दिखाना चाहिए लोगों को, आप लोगों को। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम इसको धीरे 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 करके बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र और मुंबई ने तो ऐसी कोशिश ही नहीं की, मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं जब ये कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि अहमदाबाद ने बड़ा कमाल कर दिया, चेन्नई ने बड़ा कमाल कर दिया, कोलकाता ने बड़ा कमाल कर दिया। असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि देश के जो राज्यों के मुखिया थे, उनको जब अस्पतालों के साथ बात करके, एक तैयारी करके, एक सहमति बना के उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, तो वो अपनी इमेज मेकओवर में लगे थे, पीआर एजेंसीज को काम पर लगाया था, और सिर्फ विज्ञापन के भरोसे थे। वरना आपको गंगाराम पर आपको एफआईआर कराने की जरूरत पड़ रही है, या किसी भी अस्पताल पर किसी सरकार को एफआईआर कराने की जरूरत पड़ रही। हो सकता है कि कोई ऐसा उद्दंड निजी अस्पताल वाला हो जिसको आपको एफआईआर करानी पड़ेगी, लेकिन वो आपको उदाहरण तो मिले, हो गया। आपको उदाहरण मिले कि सब कुछ ठीक था, ये भाई खराब, इस समय की पूरा ही खराब है तो कैसे ठीक करेंगे? इस समय की एक बड़ी ताजा खबर भी आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों का इलाज नहीं होगा। इस पर एलजी साहब असहमति जता रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। ये एक और समस्या खड़ी हो रही है सौरभ भारद्वाज जी आपके लिए कि एलजी से सहमत नहीं है, और चूंकि दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनकी सहमति जरूरी होगी। बहरहाल इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। अभय दुबे जी, टोटल 27-28 लाख माइग्रेंट यूपी पहुंच गए, मुंबई से भी गए, बाकी शहरों से भी गए, कर्नाटक से भी गए, गुजरात से भी गए, दिल्ली से भी खूब सारे गए, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम अपनों का इलाज कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी तैयारी नहीं है। आप सोचिए कि हम किस परिस्थिति में पहुंच रहे हैं। और हम दावा ठोक रहे थे कि हमने तैयारी कर ली है, लॉकडाउन तो इसीलिए था कि हम प्रिपरेशन करेंगे। ये है हमारी प्रिपरेशन का हाल।
नीरज जी, मैं आपकी इस आलोचना से पूरी तरह सहमत हूं कि लॉकडाउन के जो 70 से ज़्यादा दिन हैं, इस बीच में इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय का सदुपयोग पूरे देश ने नहीं किया। लॉकडाउन से पहले भी भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हालत में थी और लॉकडाउन के दौरान भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लॉकडाउन के दौरान जो समस्या गड़बड़ियां पैदा हुई, इन पर हम लोग आमतौर पर चर्चा नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। कोरोना से अलग तरह के जो मरीज थे, उनको इस दौरान कोरोना सेंट्रिक हो जाने की वजह से इलाज नहीं मिला। कैंसर के मरीजों को इलाज नहीं मिला। इस बात के लिए अलग से अध्ययन किया जा रहा है सारे हिंदुस्तान में, और दुनिया के दूसरे देशों में भी अध्ययन किया जा रहा है कि चूंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना सेंट्रिक कर दिया गया, इसलिए दूसरे रोगों से मरने वालों की संख्या इस बीच में बढ़ गई। अब जहां तक अगर यही होता कि कोरोना का ही इलाज ठीक से हो जाता इस देश में, तो आप दिखाई रहे हैं, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि देश के किसी भी राज्य में कोरोना के इलाज का वैसा पक्का सिक्का बंद बंदोबस्त नहीं है जैसा कि होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारे खुशकिस्मती हमारे पास जफर इस्लाम साहब बैठे हुए हैं। पहले भी कई बार बहसों में जफर इस्लाम साहब हम लोगों के साथ रहे हैं, और मैं उनकी बात से सहमत होते हुए कह रहा हूं। जफर इस्लाम साहब का विश्लेषण यह है कि कोरोना जब शुरू में आया था तो हम लोग इससे डर गए थे और इस वायरस के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमें जानकारी है कि इस वायरस से प्रभावित 95% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। और नया आकलन यह है कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। न केवल दिल्ली में बढ़ने वाली, दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है। जून के आखिर तक ही बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी और मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, और देश के दूसरे इलाकों में भी बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी और मौतों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सरकार के इस विश्लेषण और अगर हम जफर इस्लाम साहब के रवैये को सरकार का वक्तव्य माने, सरकार का रवैया माने, तो हमें इसमें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 95% लोग तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, और साथ में अब समस्या रह गई केवल 5% लोगों के इलाज। यानी मुख्य तौर पर हमारे सामने कोरोना से पीड़ित 5% लोगों के इलाज की समस्या है, और 5% लोगों के इलाज भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर नहीं कर पा रही है, तो ये निहायत ही अफसोस की बात है। दुबे जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी सहमति रखता हूं। मुझे लगता है जो 5% है ना, वो क्वासी है। 5% तो कोविड के केसेस हैं, कोरोना के केस उससे ज्यादा है। कोरोना और कोविड में फर्क है, ये आप समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसकी भी तैयारी नहीं है। अब चूंकि सबसे एक बात बातचीत हो चुकी है, मैं सौरभ के पास चलता हूं। सौरभ जी, 2-3 नहीं, मैं आपसे सहमत हूं जी। मैं आपसे सहमत हूं। सौरभ जी, मैं आपके पास आता हूं, बहुत छोटे-छोटे जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि बहुत सारी बात करनी है मुझे। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा खांसी बुखार हो तो घर पे ही आप रह लीजिए और इलाज कर लीजिए जी, जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो अस्पतालों में आइएगा। सर, वो जब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो आके क्या करेगा? घर के 4 और लोगों को निपटा देगा वो। एक कमरे में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे करेंगे? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए पूरा। दूसरा, ज्यादातर अस्पतालों में 10, 20, 50, 100 बेड कोरोना के लिए अलॉट कर दिए गए। उससे क्या हुआ कि जो जनरल पेशेंट है, जो अभी बात दुबे जी कर रहे थे, वो नहीं जा रहा वहां पे। उसको डर है भाई कि मैं क्यों जाऊंगा वहां पे, और अस्पतालों के अंदर भी एक हिकअप आ गया कि वहां कोरोना भी चल रहा है, बाकी चल रहे हैं। ये एक और समस्या खड़ी हुई है। और तीसरी समस्या, ये जो कल बैठक होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन पे आप छोटे छोटे जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आपको जो कोरोना की स्थिति है, देखिए लगभग ये कोरोना की स्थिति पूरे वर्ल्ड में सेम है। ठीक है, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेम है। और ये सब जगह कहा जाता है कि ज्यादातर सिम्टम माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, उसके लिए आपको अस्पतालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर देश में, इंक्लूडिंग इंडिया और इंक्लूडिंग सारे राज्यों के अंदर, आपके पास सीमित संसाधन है स्वास्थ्य के। तो अगर हर आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो जिसको जरूरत है उसको वो संसाधन नहीं मिलेंगे। ये तो पहली चीज। दूसरी बात, ये जो आपने सवाल पूछा, आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल हमारा यह था कि आपने कहा कि जो बहुत सारे अस्पताल है वहां पे मिक्स कर दिया गया, कोरोना भी ये भी, उसमें दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके अंदर दिक्कत ये है कि हम अगर किसी अस्पताल को ये कहते हैं कि आप 100% आपको कोरोना कर देते हैं, तो उसके पास जो एग्जिस्टिंग पेशेंट होते हैं और बीमारियों के लिए, उसको वो एकदम कहाँ पे शिफ्ट करे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मगर
3 दिन से एक एक अस्पताल को बुला के उनकी कंडीशन मांगी जा रही है। हाँ। और अगर वो कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दो, तो बहुत सारे अस्पतालों को ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको हम पूरा कोरोना के लिए कन्वर्ट कर देंगे। और अगर कोई अस्पताल कह रहा है कि हमारे पास सिचुएशन नहीं है जहां पे हम नहीं दे सकते, तो उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के, और मैं एक और बात बोलना चाहता हूं आपके उससे, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार के सारे रिसोर्सेज लग गए हैं। देखिए, अभी दिल्ली सरकार के सिर्फ 5 अस्पतालों को कोरोना में कन्वर्ट किया गया है, जो 100% कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं। सौरभ जी, रुकिए, आप मेरा सवाल ही समझे। बहुत सारे होटल्स हैं। सर, आप सवाल समझे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल यही था कि जो मिक्स किया वो गड़बड़ किया है, उसके चक्कर में जनरल पेशेंट को दिक्कत हो रही है। नीरज जी, मैं आपको यही बता रहा हूं। देखिए, मिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमने ये कहा कि इवन ऑड करके एक कोरोना लेटेगा, एक दूसरा नहीं, आप देखिए साहब, हॉस्पिटल्स के अंदर फ्लोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग, मतलब आप अलग अलग करते हैं, आईसीयू के पेशेंट को इन्फेक्शन ना लगे, इसके पूरा प्रावधान किया जाता है। बिल्कुल, मैं वही से कह रहा हूं सर कि ये एक समस्या बनी जनरल पेशेंट के लिए, एक दिक्कत बनी है ये कि बहुत सारे जनरल पेशेंट उन अस्पतालों में नहीं गए। दूसरा, एक छोटा जवाब दीजिए क्योंकि मुझे आगे ब्रेक भी लेना है। जो कल अस्पताल के अंदर कल जो एक बैठक होने वाली है सर, महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे चर्चा आगे बढ़ेगी। ये जो एसडीएमए की मीटिंग होने वाली है, इसमें आप लोग ये तय करने वाले हैं कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है, क्या ये फेस सेविंग के लिए है कि साहब हम तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, अब हम क्या करें, मेरे हाथ पैर फूल गए। नीरज जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर फेस सेविंग नॉन फेस सेविंग का कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है। हाँ। कि जहां पे भी आपका इंटरनेशनल ट्रेवल होता है, जैसे अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क, इंडिया के अंदर दिल्ली है, बॉम्बे है, जहां पे भी इंटरनेशनल ट्रेवल ज्यादा होता है, वहां पे कोरोना का कर्व पहले ऊपर जाता है, बाद में लखनऊ का भी जाएगा, पटना का भी जाएगा। ये सब है, ये तो मतलब कि प्रूवन है, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में हो रहा है। पहले न्यूयॉर्क में हुआ, फिर मैसेच्यूसेट्स में हुआ, फिर बाकी राज्यों में भी हो रहा है। ठीक है, तो जो स्थिति आज दिल्ली की है, वैसी स्थिति लगभग सभी देशों के अंदर अलग अलग राज्य फेस करेंगे। और ये सारे चैलेंजेस हर जगह इस तरह से रहते हैं कि जो हॉस्पिटल नहीं सर, नहीं, ये जो आप व्याख्या कर रहे हैं, अगर आपको सब कुछ पता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, तब तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान था। फिर भी नहीं किया आपने। आपको पता सब है कि पहले कर्व बढ़ेगा, फिर पीक होगा, इंटरनेशनल वाले सर, ये क्या लॉजिक है? इस लॉजिक का कोई मतलब है क्या? मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूं, और आप इसके ऊपर शोध भी कर लीजिए। आप बहुत अच्छी तरह से बहस कंडक्ट कर रहे हैं। मेरी बात बस सुन लीजिए। बहुत संक्षेप में दीजिए, अलका जी के पास जाना मुझे, बहुत संक्षेप में। संसाधनों को आप कितना भी फैला लीजिए, संसाधनों को आप कितना भी फैला लीजिए, एक लिमिट तक ही संसाधन फैल सकते हैं। फिर भी हम यही बोल रहे हैं, और जो पहले बोल रहे थे वो आज भी बोल रहे हैं, 30,000 एक्टिव पेशेंट्स तक का भी इंतजाम है, और आज भी है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई सारे होटल्स को उनके पूरे के पूरे फ्लोर्स लिए जा रहे हैं, होटल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है, ताकि वहां पे भी जी, अलका जी के पास चलता हूं मैं। अलका जी, ये जो तर्क दे रहे हैं सौरभ जी, ये तर्क नहीं है। हाँ। ये बेतर्क है। मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली सरकार के अपने खुद के, निजी छोड़ दीजिए, भारत सरकार के छोड़ दीजिए, संस्थाओं के छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार के अपने 38 हैं, जिस 38 अस्पतालों में से खुद ये बता रहे हैं 5 अस्पताल अवेलेबल है, और संख्या पहुंच रही है 30,000 की। संख्या 30,000 पहुंच रही है। डॉक्टर वर्मा की रिपोर्ट कहती है 45,000 मामले आने वाले हैं, बिस्तर तैयार रखने हैं। ये कह रहे हैं होटल तैयार कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, होटल में और अस्पताल में कोई फर्क होता या नहीं होता? और अगर अपने होटलों को कन्वर्ट कर दिया अस्पताल में, तो उस होटल का नाम बताइए और अपने चैनल को भेजकर दिखाइए। ये कहते हैं एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, तो हमने ओला उबर को बोल दिया है। अरे ओला उबर एम्बुलेंस नहीं हो सकती है। कौन सी ओला उबर में आपने ऑक्सीजन या वेंटिलेटर तक रखवा दिए, जरा हमें बताइए। तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। अब निजी अस्पताल, 5 सितारा होटल, ओला उबर ये काम करेंगे अस्पतालों के, ये एम्बुलेंस के काम करेंगे। आपने 70 दिन क्या किया, ये दिल्ली जानना चाहती है आपसे। मात्र बॉर्डर सील करके, लोगों को गुमराह करके अस्पतालों को आप सील कर देंगे, और कल फिर आपकी बहस होगी एलजी साहब से। पीआईएल कोर्ट में चला गया है, और अब आप बहाने लगाएंगे कि अब क्वारंटाइन हो गए मुख्यमंत्री, इसलिए शायद किसी चीज का आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब जवाब है नहीं आपके पास। साफ सी बात है। जी जी जी, जफर इस्लाम, मैं इनको होटल का नाम बता देता हूं सर, और अलका जी जाके हो आए। आईटीसी शेरटन साकेत के अंदर है। रास्ता ना पता हो तो मैंने गूगल, चले जाइएगा और देख आइएगा।
नहीं, उसमें आपने वेंटिलेटर्स रख दिए हैं, बिस्तर बन चुके हैं, ऑक्सीजन अच्छा, डॉक्टर्स सब हैं सौरभ जी का वहाँ। वीडियो बार बार गड़बड़ हो रहा है। टेस्टिंग हो रही है। जी मैं आता हूँ। जफर भाई 2 मिनट में हमारी टीम आईटीसी मोरिया पहुंच जाएगी। बहुत सारे तर्क वितर्क यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी मेरे उस मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। तैयारी नहीं है, क्या ये अनलॉक 1 फेल होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मंदिर मस्जिद वाला था, ये सर कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत बढ़िया तरीका है। आप किसी WHO के अधिकारी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि जून एंड या जुलाई में जाके आपका पीक होने वाला है। वैसे में ये इन पब्लिक प्लेसेस को न खोलते तो क्या दिक्कत थी? देखिए नीरज जी, आप WHO से पूछिए या आप किसी और संगठन से पूछिए, ये सब अपनी अपनी फाइनेंशियल मैथमेटिकल मॉडलिंग से जो और अलग अलग जो है सैम्पलिंग मेथड से ये अपना एक जो है उनका एंड रिजल्ट आता है। कहीं किसी को पीक जो है ना वो मिड जून में आ रहा है, किसी का मिड मई में आ रहा था, किसी का 20th मई को आ रहा था। तो मैं ये जानता हूं कि ये सारी बातें गलत है। सच्चाई जो है वो बहुत सारे को अगर आप उसी का बेसिस पे देखिए, सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग के हिसाब से, तो बहुत सारे जो मॉडलिंग है उसका सब ज्यादातर जो है था कि 20th में 17 से 22 के मई में ये पीक हो जाएगा। ये तो किसने कहा आपके था? पास कोई और नहीं, जो भी मॉडलिंग आपके पास, जो सरकार के पास जो मॉडलिंग आए हैं, जो सुझाव आए हैं, जो एक्सपर्ट्स के एडवाइस आए हैं, उनको भी देखते हुए अगर आप देखा जाए, साथ साथ उसको ध्यान रखते हुए और साथ साथ जो लॉकडाउन के जो दूसरे प्रॉब्लम है उसका जो कोलैटरल डैमेज है, वो अगर आप लॉकडाउन किसी चीज को रोकने के लिए कर रहे हैं और पता चला कोलैटरल डैमेज उससे बड़ा हो गया, नहीं तो क्या देखिए, सरकार उस पर चिंता नहीं करेगी? बिल्कुल करनी चाहिए। एक मिनट, पूरी बात। हकीकत तो यह है कि सरकार को दोनों तरफ पहलू को देखते हुए सही फैसला लेना था, और इसलिए ये जो बहुत सारे जो प्रोटोकॉल के साथ जो ढील दी गई है, प्रोटोकॉल के साथ दी गई, लोग उसको जो है फॉलो भी कर रहे हैं, और उसका खोलना भी जरूरी था। अगर आप नहीं खोलते तो आपके बहुत सारे अलग तकलीफें आती है। आप देखिए ना, आप दिल्ली के गवर्नमेंट अभी कल तक ये कह रही थी बिफोर लॉकडाउन कि हमारे पास सरप्लस है, हमारा बजट सरप्लस है, और लॉकडाउन के तुरंत लॉकडाउन हुआ और उसके बाद ये शुरू हो गया कि ये कहने के लिए जफर मुझे ब्रेक लेना है। हम तो डेफिसिट में चल रहे हैं, मेरे पास है ही नहीं। जफर जी मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक से लौट के आएंगे तो आप लोगों से काफी बातचीत हो चुकी है। हर्षवर्धन दुबे जी और शैलेश पांडे जी के पास चलेंगे। मुझे लगता है इतना सुनने के बाद अब वो थोड़ा सा मुझे डेटा के हिसाब से बताएंगे कि क्या तैयारी की गई है। ब्रेक के बाद लौटते हैं अभी। जी, मुंबई में कितने बेड हैं कोरोना के लिए? हेलो जी। हाँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। जी, क्या प्रश्न है आपका? मुंबई में कितने बेड हैं, आपने कितनी तैयारी की है, संख्या बताइए। देखिए, मुंबई की जहां तक बात है, मुंबई मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहूंगा। अच्छा, दिक्कत है बड़ी, ये भी एक समस्या है लॉकडाउन की और सबकी। जो धारावी क्षेत्र था, जो हॉटस्पॉट था कोरोना का, पिछले 7 दिनों में वहां पर एक भी डेथ नहीं हुई है। ये एक अच्छी सिम्टम्स है। उसके साथ ही जो रिकवरी का रेट है, वो रिकवरी का रेट भी अन्य भारत से, अन्य प्रदेशों से मुंबई का रिकवरी का रेट काफी बेहतर हो रहा है। इसलिए और भविष्य में भी हम लोग नए जो स्टेडियम्स है वहां पे कोविड सेंटर्स का निर्माण कर रहे हैं, जैसे हमने बीकेसी में किया है, हमने गोरेगांव। अरे मैंने आपसे नंबर पूछा, आपने वो मुझे बताया नहीं। आप मुझे अच्छी खबर सुना रहे हैं। नंबर बताइए ना, कितने बेड हैं आपके पास मुंबई में? उसके साथ ही मुंबई में कितने बेड हैं तो हम सही तरीके से एकोमोडेट करेंगे, और एकोमोडेट करके सभी लोगों का सही सुचारू रूप से इलाज हो सकेगा। ठीक है पांडे जी, ठीक है, आप तैयारी करिए। 90 दिन से सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बीकेसी में अस्पताल बना देंगे। मैं पूछ रहा हूं सिंपल कि कितने बेड, वो आप बता नहीं पा रहे हैं। नीरज जी, आप तैयारी की बात कर रहे हैं, हम तो काम पे लगे हुए हैं।
हम काम अरे तो बताइए ना कितने बेड आपने तैयार किए हैं मुंबई में, कितने बेड हैं आपके पास, कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास, कोई नंबर है आपके पास क्या? वहाँ पे रिकवरी अच्छी आ रही है, अबे दुबे जी, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। स्थिति देखिए आपने, तस्वीर ये बनी हुई है कोरोना से कि ये तो अच्छा विषय है मुंबई के लिए। अच्छा ठीक, अच्छा विषय है, हमारा अच्छा हो रहा है। कोई जानकारी तक नहीं है कि मुंबई में कितने। मैं बताऊंगा जानकारी तो कहेंगे आप कुछ भी नंबर बता रहे हो। आपके पास जो नंबर है 48,000 मुंबई का, उसके सामने कोई व्यवस्था नहीं है आपकी। नियुक्ति की गई है उनको देखभाल करने के लिए। ठीक है शैलेश जी, ठीक है। अबे दुबे जी पे हमने कार्रवाई की, 13 लाख रुपए का दंड। अरे शैलेश जी ठीक है भाई, मैंने सुन लिया आपकी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का पक्षपाती हूँ जी। अभय जी बोलिए। मैं इस समस्या को थोड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं दूसरे साथी भी उसी तरह करें। किसी एक राज्य पे फोकस करने से ऐसा लगने लगता है ऐसे हम उस राज्य के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। मेरा मानना है कोरोना के खिलाफ सब लोग बड़ी मेहनत और गंभीरता से लड़ रहे हैं। किसी को ज्यादा कामयाबी मिली है, किसी को थोड़ी कम कामयाबी मिली है, किसी पे कुदरत का कहर ज्यादा है, किसी पे कुदरत का कहर कम है, इसलिए इस ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना से पहले खराब थी, आज भी खराब है, और मेरा मानना है कि आज के बाद भी खराब रहेगी। उसकी वजह यह है कि पारंपरिक रूप से हमारा कोई इतिहास नहीं है आजादी के बाद से। जो जन स्वास्थ्य प्रणाली है उसको दुरुस्त करने का कोई इतिहास नहीं है। अगर कोरोना की इस अवधि से, जो दुर्भाग्यपूर्ण अवधि है, अगर हम लोग एक सबक सीखें और सारे देश में जन स्वास्थ्य को ठीक करने में, जन स्वास्थ्य प्रणाली को ठीक करने में विशेष ध्यान दें, उसके ऊपर ज्यादा रुपया दें, ज्यादा अच्छे तरीके से सब पूरा बंदोबस्त किया जाए, तो इस देश के लिए एक बहुत कल्याणकारी बात होगी। उस कोरोना की इस अवधि का बड़ा सकारात्मक लाभ होगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा इसमें मुझे शक है, क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं तो कुछ और हैं। दूसरी, ऐसा पिछली बार आपने कहा था कि हम लोग, आपने डिबेट करवाई थी कि भाई हम चुनाव करने वाले हैं। अभी इस चुनाव के दौरान जो बातचीत होगी उसमें कोरोना संबंधित समस्याएं जो सामने आई हैं वो सारी की सारी बैक बर्नर पर चली जाएंगी। और बिहार में डंका बज चुका है चुनाव का, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव का डंका बज जाएगा और वो होने लगेगा। तो आप बिल्कुल, आपने अपनी उंगली बिल्कुल सही जगह रखी है। अगर जिन राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है उनके उदाहरण से सबक सीखकर हम लोग अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं, उसका नया ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जी। तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा जी। अभय जी बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे, ये तो खैर करना ही चाहिए और ये इस पे तो बहुत बड़ी बहस हो सकती है। मेरा तो सिर्फ सवाल इस समय तात्कालिक व्यवस्था पे था। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इस समय किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है पॉलिटिकल गेन स्कोर करने के लिए, ये सारे तरीके हो रहे हैं। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि आपके पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई बहुत विशेष चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। कुछ जगहों पे वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पे ऑक्सीजन, बाकी सब पैरासीटामोल और एल्थ्रोसिन खा के ठीक हो रहे हैं। उनके लिए भी अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब फिर बड़ी दिक्कत है। जो लोग ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ये बेड वो बेड, इधर उधर कुछ नहीं लगाया है। आपको बहुत सिंपल सी व्यवस्था करनी है। कोरोना का जो पेशेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे आप पूछिए जाके उसने क्या दवा खाई और क्या ट्रीटमेंट लिया। वो कुछ नहीं करता है, आइसोलेशन में रहता है। जरूरत पड़ने पर उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर दिया जाता है, वो भी बहुत कम लोगों को। ये व्यवस्था भी हम नहीं कर पा रहे सर दुबे जी, ये दुर्भाग्य है। इसमें बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं, इसमें तत्कालिक बुद्धि, सूझबूझ, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में कॉमन सेंस कहते हैं, उसकी जरूरत है। हर्षवर्धन आप अपनी बात रखिए, उसके बाद अलका जी आपके पास आता हूँ। नहीं नीरज जी, मैं इसमें अभय जी की इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बननी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे उनसे अलग राय रखता हूँ और इसको ध्यान से सुनना समझना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में भी हम दिल्ली मुंबई की खराब स्वास्थ्य स्थिति की बात न करें तो हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देश में, मैंने पहली टिप्पणी में भी कहा था कि हर कोई जब कहता है कि सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था में जाएंगे तो दिल्ली या मुंबई जाएंगे, तो दिल्ली मुंबई कोई वो खराब हालत नहीं है। भारत की जो खराब स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसके चाइनीज वायरस के पहले, उस व्यवस्था में भी दिल्ली और मुंबई वो दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबिल थे। इसलिए ये कह के बचना नहीं है। और जो आपने बात कही, ये बहुत आसान सा काम था। जैसे अभी दोनों तरफ से आ गई, शैलेश जी ने भी कह दिया, सौरभ जी ने भी कह दिया, सामान्य भाई सबको साफ साफ बताइए, थोड़ा सा गलत तरफ नहीं ले जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में इसलिए फैला कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ट्रंप साहब ने कहा कि हमको चिंता ही नहीं है, बिजनेस चलना चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए। एक दिन के लिए भी उन्होंने कुछ रोका नहीं। वहां की बात छोड़ दीजिए, वहां जो हो रहा है। लेकिन यहां की बात अगर करेंगे तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग आ रहे थे
उनको मानेसर में क्वारंटीन सेंटर बना था, और जो मुंबई से भी लोग आ रहे थे वो ऐसा नहीं कि पहले ही दिन भेज दिए जा रहे थे। तो कृपा करके जब हम तर्क देते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा थी या ये था, ये बाहर से आया, वुहान शहर से आया, इसमें मुश्किल हुई, यहां तक ठीक है। भाई केरल ने आखिर कंट्रोल किया ना, 30 जनवरी को 31 जनवरी को पहले 3 मामले, वो तीनों तो केरल में आए थे, केरल ने कंट्रोल किया उसको। और मुझे लगता है कि दिल्ली और मुंबई के पास तो अवसर था। दिल्ली को हम मानते हैं कि एक समय में वो तबलीगी जमात के लोगों की वजह से और उनकी जिद की वजह से अचानक भय का वातावरण बना और बहुत से मामले आए, लेकिन इस सब के बावजूद ये बहुत आसान था कि सरकारें बैठती। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे बड़ी निराशा हुई, मुझे अरविंद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा और उनके लोग जो बार बार बोलते थे कि हम इस चाइनीज वायरस से 4 कदम आगे हैं, जी, तो मैं बड़ा आश्वस्त था। लेकिन दुर्भाग्य से सभी सरकारें सिर्फ इमेज मेकओवर के अलावा, पीआर के अलावा कुछ नहीं कर रही। तो इसमें क्या स्वास्थ्य नीति बनेगी और क्या हम इसके बाद सुधरेंगे? मुझे तो इस बात से बड़ा आश्चर्य था कि मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी, सब होती थी, उसमें यह तक तय नहीं हो पाया कि हमें टेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। दिल्ली सरकार का मत है कि टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक घर पे रहिए, हर चीज का टेस्ट थोड़ी करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नहीं, सबके टेस्ट कराओ। अब जहां पे इस स्थिति तक की व्यवस्था है कि आप एकमत नहीं हो पा रहे कि इस समस्या से डील कैसे करें, तो ये होना ही है। और दिल्ली मुंबई तो नमूने हैं इस देश के, उस पर हम बात करेंगे ही। अलका जी, जो आप इतनी व्यवस्था बता रही हैं, आपकी रूल्ड यानी आपकी पार्टी सरकार है महाराष्ट्र में, शैलेश जी तो नहीं बता पा रहे, आप ही बताइए कि यहाँ क्या व्यवस्था आपने करा दी। देखिए, मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, इसलिए दिल्ली का स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मुंबई हो, अहमदाबाद हो, क्योंकि अहमदाबाद का गुजरात मॉडल तो फेल ही हो गया। हाँ, पर दिल्ली का मॉडल मुंबई के लिए एक उदाहरण बनेगा। उद्धव ठाकरे जी अभी मुख्यमंत्री पहली बार बने और उनका पहला साल है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके ये 6ठा साल है, और इसी स्वास्थ्य मॉडल के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा। असली मॉडल का जो इम्तिहान था वो आपदा में, आपका जो ढांचा खड़ा किया गया ना, उसका जो इम्तिहान होता है वो आपदा के समय होता है, और वो बेनकाब हो गया है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में आज तक 8 जून है, अभी तक तो बॉर्डर सील थे, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5 तक, आज खुला है सीमाएं। इससे पहले जो दिल्ली में 30,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच चुके हैं जी, दिल्ली छोड़ने वाले छोड़ गए, ये दिल्ली में आने वाला आ नहीं सका, बॉर्डर सील था। ये 30,000 दिल्ली के ही लोग हैं ना, और अगर ये 30,000 दिल्ली के हैं और आपने दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व करना था, तो अब तक इन्हें इलाज क्यों नहीं मिल रहा था? आपने बहुत लोगों को देखा इलाज के लिए, टेस्ट के लिए धक्के खा रहे, वो तो खुद दिल्ली के ही थे ना, आप ही के तो थे। आप ही के अस्पतालों में खाली बिस्तर पड़े रहे, आपने प्राइवेट निजी अस्पतालों से उलझना शुरू कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, और एलजी साहब ने आज जारी कर दिया है, आज घोषणा कर दी है कि ये जो लोग आपने दिल्ली के सरकार के अस्पतालों को बंद किया वो नहीं। और मैं छोटा सा ऑडियो अगर आप सुनना चाहें, ये इन्हीं के अस्पताल की डॉक्टर का है, अभी का है, जो एक सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अलका जी, ये सारे वीडियो सबने देखे हुए हैं, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी का है जिस अस्पताल की ना सौरभ बता, आप आईटीसी मौर्या बेचकर देखिए, झूठा कोरा झूठ है, सारे लोग देखे हुए हैं। अच्छा, सौरभ से जवाब लेते हैं छोटा सा। नहीं किया है सौरभ जी, झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी खुद के डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक है। अलका जी, समय कम होता है, समय अभी इस सेगमेंट में समय कम होता है, डॉक्टरों से काम नहीं लिया। सौरभ भारद्वाज जी, मेरा सवाल पहले गंभीरता, सौरभ जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ मैं सवाल पूछ लूँ उसके बाद आप जवाब दीजिए। सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा सर। देखिए, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि किसी सरकार विशेष से मैंने सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली बार बार मैं कह रहा हूँ कि केस है वहाँ पे। आपकी सरकार ने लगातार अपने स्टैंड चेंज किए हैं। पहले बोला बहुत व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, फिर सब चले गए लोग, उसके बाद बोला कि कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी खांसी बुखार हो घर पे रहिए, टेस्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत तैयारी है। अब जो कल एक बैठक होने वाली है, कल 11 बजे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें यह तय होगा कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है क्या। मेरा सवाल सिंपल ये कि क्या सचमुच सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है आपके हाथ से? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि क्या इसके पीछे एजेंडा है, मगर आप आंकड़ों के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल दिल्ली के अंदर नहीं है। पहली बात, अस्पताल ना मिलने की समस्या अहमदाबाद से भी बहुत बार आई, चेन्नई से भी बहुत आई, वीडियो मुंबई से भी बहुत आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं। पहली बात, ठीक है।
दूसरी बात, टेस्टिंग की जहां तक बात हो, तैयारी कैसे देखी जाएगी? टेस्टिंग से ही देखी जाएगी ना। कौन सी सरकार कितनी गंभीर थी टेस्टिंग के लिए? दिल्ली में प्रति मिलियन टेस्टिंग 12,500 प्रति मिलियन है। उसके बाद शायद कहीं पे महाराष्ट्र है, वो भी 7,000 प्रति मिलियन है। उत्तर प्रदेश 1,500 प्रति मिलियन है। बिहार 700 प्रति मिलियन है। तो टेस्टिंग में भी हम सबसे आगे हैं। मृत्यु दर की अगर हम बात कर ले, 1 मिनट, मेरे को 2 मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अहमदाबाद के अंदर मृत्यु दर जो है वो करीब 6% से भी ज्यादा है। मुंबई में 3.5% है, दिल्ली में 2.9% है। अगर आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स झूठे नहीं है, अगर सौरभ जी, तो दिल्ली की स्थिति बाकी जगहों से बेहतर है। मगर ये जो पोस्टमार्टम दिल्ली का किया जा रहा है, इसलिए क्यों किया जा रहा है? मेरी बात एक बार पूरी जाने दीजिए। समय नहीं, छोटे में रखिए। मुख्यमंत्री था जो रोज आके अपने लोगों को अपनी तैयारियां बता रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो चुपचाप चादर ओढ़ के सो रहे हैं, इसलिए ना उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ना उनके सौरभ जी नहीं, जफर भाई रुकिए। सौरभ जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप ताइवान का उदाहरण दे सकते हैं, जापान का दे सकते हैं, उसके सामने तो भारत कुछ भी नहीं है, उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। आप अपनी चीजों को, मैं इसीलिए कहता हूं किसी को नहीं कंपेयर करना चाहिए। महाराष्ट्र भी कहे कि गुजरात में तो हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि बहुत बुरी हालत है, इससे कोई आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। पर्पस ये कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वहां सिचुएशन ठीक है, क्या कंट्रोल में है, या हमने ठीक किया। मेरा सवाल ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं 10 सेकंड मुझे भी दीजिए। हाँ मैं तो ये तर्क से मतलब नहीं कि हमने पर मिलियन 12,000 टेस्ट किए तो हमारे यहाँ केसेस कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर ताइवान के प्रधानमंत्री इस पैनल पे बैठे होते, वो मेरी तरफ उंगली उठा रहे होते, मैं कहता, मगर नहीं उस सर, ये फिर वही लॉजिक है। यही इसी चैनल पे बैठ के लोग ये ज्ञान देते हैं कि हमने न्यूजीलैंड का मॉडल क्यों नहीं अपनाया, हमने स्वीडन का मॉडल क्यों नहीं अपनाया। अब मैं उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं सिखा सकता। जफर भाई 10 सेकंड आपके लिए, बस मेरा समय एकदम खत्म हो रहा है। 10 सेकंड जफर भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, अलका लांबा जी ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने सच्चाई कम से कम यहाँ बयान की कि भाई उनके जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उनमें एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस है, उसकी वजह से वहां पर जो इंतजाम होना चाहिए था नहीं है। वो सत्ता में ये बात सच्चाई है, ये हम लोग भी कहते हैं, और ये हकीकत वहां की जनता भी महसूस कर रही है कि उनकी जो नाकामियों की वजह है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरी बात, यहाँ के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, वो रोज ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है। समय खत्म हो गया, मैं सबको रोक रहा हूँ, समय जफर जी समय खत्म हो गया, अलका जी समय मेरे शो का एकदम खत्म हो गया, मैं सबको रोक रहा हूँ। किसी से किसी की तुलना करने से आपके राज्य की समस्या हल नहीं होगी। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, 10,000 केस बढ़ रहे हैं, और जब मैं ये कह रहा हूँ कि केस रोज बढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने है। आप लोग खुद ही वो डेटा जारी करते हैं कि आज इतने केस बढ़े, हम इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी भी वक्त है आपके पास कि इससे पहले की सिचुएशन और ख़राब हो जाए, आप इसकी व्यवस्था, इसकी तैयारी करें टॉप प्रायोरिटी पे, बजाय राजनीति करने के कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और इसमें सभी राज्यों को मिल के काम करना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और अनलॉक 1O का फेल होना तय है। क्योंकि जो सिनेरियो बनता दिख रहा है दिल्ली मुंबई में, उससे बहुत मुश्किल आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, हम तो आशावादी लोग हैं, हम इसी आशा के साथ इस शो को रैप कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और लोग इस शो को देख रहे होंगे तो कुछ चीज़ों को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।